हेलो एवरीवन, मैं भवेश शर्मा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं स्टडी फॉर डाउट में। तो जैसा कि हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सेल ऑर्गेनेल्स। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन पहले की वीडियोस में भी आपने पढ़ी है इसके बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? Cell organelles are the component of cell which perform function for the cell। ठीक है, कि ये क्या होते हैं? सेल के ही कुछ कंपोनेंट होते हैं, सेल के ही कुछ पार्ट्स होते हैं जो सेल के लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है क्या? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो आपके सिलेबस में 9th के सिलेबस में जो अभी सेल ऑर्गेनेल्स आप पढ़ेंगे वो लगभग 6 से 7 टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिसमें आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER कहते हैं, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो टोटल 7 टाइप्स के क्या हैं? सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिनके बारे में हमें 1 बाय 1 क्या करना है? समझना है। ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, ये भी हमें क्या करना है? समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? ER के बारे में। तो जैसा कि देखेंगे आप स्क्रीन पर, आपको एक डायग्राम दिख रहा है कि ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जनरली दिस इज शीट एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि कुछ ER होते हैं जो किसके साथ कनेक्ट होते हैं? न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट होते हैं, और कुछ होते हैं जो सेल के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों ही ट्यूब एंड शीट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो इसे हम क्या बोलते हैं? ER कहते हैं। कुछ अब ER को इनके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज RER, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंड सेकंड वन इज स्मूथ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसे ऐसा क्यों कहा गया? क्या चीज है जो इसे रफ बनाती है? तो जनरली जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसमें इसकी सरफेस पर डॉटेड 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 क्या होंगे? कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे जो इसकी सरफेस को देखने पर कैसा बनाते हैं? रफ बनाते हैं। और वो जो राउंड डॉटेड पार्टिकल्स इसके ऊपर दिखाई देते हैं वो जनरली राइबोसोम्स होते हैं। तो जब ER की सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से इसकी सरफेस लुक्स रफ, दैट इज कॉल्ड रफ, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ऐसे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे आप लोग चॉकलेट वगैरह का ऐड देखते होंगे, तो चॉकलेट में जनरली जब चॉकलेट की मेकिंग को बताया जाता है तो उसमें पहले कैरेमल की एक लेयर बिछाई जाती है। तो कैरेमल की जो लेयर होती है वो एक स्मूथ लेयर होती है, बट जैसे इसके ऊपर नट्स डाले जाते हैं या ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं तो क्या होता है? उसकी सरफेस अब कैसी दिखाई देने लगती है? रफ दिखने लगती है। तो ऐसे ही ये जनरली एक स्मूथ सरफेस है, लेकिन क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसकी जो सरफेस है वो देखने पे कैसी दिखाई देती है? रफ दिखाई देती है। इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम on the surface of the ER, its function is to synthesize protein। तो RER का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। किसकी हेल्प से? राइबोसोम की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास SER। SER क्या करते हैं? SER क्योंकि इनकी सरफेस स्मूथ होती है, इनकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसका काम है टू सिंथेसाइज फैट और लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या करता है? बॉडी के अंदर फैट बनाने का काम, लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाने का काम। साइंटिफिकली फैट को ही क्या कहते हैं? लिपिड्स मॉलिक्यूल कहते हैं। तो लिपिड्स बनाने का काम कौन करता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। और एक और बात मैं यहां पे क्लियर कर दूं, RER जो प्रोटीन बनाते हैं, वही प्रोटीन बॉडी में एंजाइम और हार्मोन्स के सिंथेसिस में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये भी आप यहां पर कह सकते हैं कि RER से जो प्रोटीन बना, वो प्रोटीन हमारी बॉडी में एंजाइम और हार्मोन्स का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा ये जो SER और RER थे, प्रोटीन और लिपिड बने, इनका एक यूज होता है। क्या यूज होता है? आपको पता है सेल डिवीजन से नई सेल बनती है। ठीक है, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, हर बार क्या होती है? डबल होती जाती है। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब भी सेल का फॉर्मेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है सेल मेम्ब्रेन भी बनेगी, और सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक, दूसरी तरफ अगर कोई सेल डैमेज हो गई है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या हुई है? डैमेज हुई है। उस सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? लिपिड और प्रोटीन चाहिए। और हमने जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था तो वहां पर ये बात मैंने आपको बताई थी कि
सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो जनरली जब भी हमारी बॉडी में नई सेल का फॉर्मेशन होता है या पुरानी सेल की रिपेयरिंग होती है तो उसके लिए जो लिपिड और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट एससीआर और आरईआर से बनने वाले प्रोटीन और लिपिड से पूरी की जाती है। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द फिनोमेना in which lipids and protein molecule is utilized to form new cell membrane or repair damaged cell membrane synthesized by SER and RER, और आप normally कह सकते हैं synthesized by ER. This phenomena is called membrane biogenesis. इसको क्या कहा जाता है? membrane biogenesis कहते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल ER के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ओवरऑल ER का फंक्शन क्या है। ओवरऑल ईआर का फंक्शन है कि आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब उन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए एक सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। तो वो जो सरफेस या फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है वो कौन प्रोवाइड कराता है? एसईआर प्रोवाइड, वो ईआर प्रोवाइड कराता है। तो ईआर का ओवरऑल ईआर का फंक्शन क्या होगा? एक तो प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करना, दूसरा हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? ईआर करता है। इसके अलावा इसका एक दूसरा काम भी है, जो एसईआर होते हैं हायर वर्टिब्रेट्स, हायर ऑर्गेनिज्म में, उनके लिवर सेल में भी क्या होता है? एसईआर होता है। लेकिन एसईआर वहां पर एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या? इट डिटॉक्सिफाइंग द टॉक्सिसिटी ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। अगर कोई भी सब्सटेंस जो पॉइजनस है, जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है इन स्मॉल क्वांटिटी, नॉट इन लार्ज क्वांटिटी, तो उस पॉइजनस सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी को खत्म कर देगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो ये काम कौन करता है? एसईआर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईआर। सेकंड हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी एपरेटस। तो इसका नाम गोल्जी कैसे पड़ा, या गोल्जी बॉडीज में इसका नाम गोल्जी कैसे पड़ा? तो इनके जो पहले आप कह लीजिए बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था वो थे कैमिलो गोल्जी, और कैमिलो गोल्जी के सरनेम पर ही इसका नाम रखा गया। क्या? गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। तो इसके बारे में कहा जाए तो इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, और वी कैन से दैट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर विच अरेंज्ड पैरेलली। वेसिकल होता है थैले जैसी स्ट्रक्चर जो पैरेलल अरेंज्ड होती है। एंड दिस पैरेलल अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टर्न्स। जो पैरेलल अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं। इंडिविजुअल को गोल्जी बॉडी, लेकिन गोल्जी बॉडी जब पैरेलली अरेंज होगी तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स बोलते हैं। एंड सिस्टर्न के बाद यहां पर हमारे पास आता है क्या कि गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन अगर आप जानेंगे तो ध्यान रखना, गोल्जी बॉडी आर इन कांटेक्ट विद ईआर। गोल्जी बॉडी सीधा सीधा किसके साथ कांटेक्ट में होती है? ईआर के साथ। और ईआर के साथ जब वो कांटेक्ट में होती है तो क्या करती है? वो ईआर से बनने वाले प्रोटीन और लिपिड को स्टोर, मॉडिफाई और पैकेज, इन तीन फॉर्म में कन्वर्ट करती है। क्यों करती है ऐसा समझते हैं हम लोग। आपको पता है कि ईआर क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड बनाता है, और प्रोटीन और लिपिड को वो क्या करता है? सेल के अंदर डिलीवर कर देता है कि जहां भी सेल में इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर ये प्रोटीन और लिपिड को डिलीवर करता है। लेकिन हमारी सेल्स में क्या होती है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और अगर ये प्रोटीन या फैट के मॉलिक्यूल्स उस केमिकल रिएक्शंस के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इनकी जो शेप है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, और जिस फंक्शन के लिए प्रोटीन बनाए गए थे वो फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो ऐसा ना हो कि भाई उस प्रोटीन जिस फंक्शन के लिए बनाया गया है वो वही फंक्शन परफॉर्म करे। तो जब भी ऐसा होता है कि इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई है, इसकी शेप चेंज हो गई है, तो ये गोल्जी बॉडी क्या करती है? इसको स्टोर करती है। पहले स्टोर करने के बाद उसको मॉडिफाई मतलब उसको पहले जैसा बनाती है, एंड देन उसे पैकेज, उसके चारों तरफ से एक कवरिंग कर देती है ताकि आगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के कांटेक्ट में ये अपनी शेप चेंज ना कर दे, एंड देन उसे टारगेट सेल तक क्या करती है? पहुंचा कर आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ये काम कौन करता है? या गोल्जी बॉडी करता है, और इसे टारगेट सेल तक डिलीवर कराने का काम भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। So this is all about the
गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। लेकिन जब ये गोल्जी बॉडीज क्या होते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं और उन्हीं छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स को लाइसोसोम कहा जाता है। तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, गोल्जी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। तो लाइसोसोम जैसा कि मैंने कहा, इट इज अ स्मॉल ग्लोब्यूल्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, दैट प्रेजेंट इन द सेल एंड आर फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ये किससे भरा हुआ होता है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड होता है। तो इसका काम जनरली क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सेल ऑर्गेनेल। मतलब जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है या जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है, उस वेस्ट को ये क्या करता है, डिस्पोज कर देता है, ताकि उसका कोई भी बैड इंपैक्ट हमारी सेल पर ना पड़े। तो ये काइंड ऑफ ये क्लीनिंग करता है कि जब भी कोई ऐसा लगता है कि हाँ क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन क्या हो रही है, अब सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल डेवलप होना शुरू हो रहा है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो रहा है, तो वो उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे, उसके पास जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, जिसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, तो उसकी हेल्प से ये क्या करता है, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। लेकिन इसका एक क्रूशियल रोल जो हमें समझना है, और वहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब भी इसे ऐसा लगता है कि सेल क्या हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, सेल अब उतनी एफिशिएंसी से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है जितनी एफिशिएंसी से उसे करना चाहिए, देन इन दैट केस सेल के अंदर जो लाइसोम है ये क्या करता है, इट बर्स्ट देमसेल्फ, ये अपने आप को क्या करेगा, बर्स्ट करा लेगा। एंड आफ्टर बर्स्टिंग द हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम स्प्रेड आउट, और वो पूरी सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो क्योंकि ये खुद को किल करके, खुद को मारकर सेल को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो आपको मैंने बता दिया क्यों इसे ऐसा कहा जाता है। क्लियर? देन अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी सेल्स के लिए एनर्जी जनरेट करता है और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किस चीज में, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराने में। ये सेल को एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। और एटीपी अ काइंड ऑफ एनर्जी करेंसी, जैसे हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं तो इन रिटर्न उन्हें क्या प्रोवाइड कराते हैं, रुपए प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे ही हमारी सेल्स को जो एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में मिलती है। तो फंक्शन हमें पता लग गया, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराना। इसे दूसरा नाम क्या दिया गया, पावर हाउस दिया गया। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो डायग्राम में फिर से आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इट इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, मतलब ये भी आपकी दो मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो आफ्टर द न्यूक्लियस इट इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है इसमें पोर्स होते हैं, और जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसमें इनवर्ड फोल्ड, अंदर की तरफ ही क्या होती है, फोल्डिंग्स होती है, और इनवर्ड फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहा जाता है। तो डायग्राम में आप देखेंगे कि बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, नॉर्मल है, लेकिन जगह जगह पे क्या है, पोर्स है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, फोल्ड्स देखने को मिल रहे हैं। और ये फोल्ड्स क्या करते हैं, ये फोल्ड्स एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं ताकि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या कर सके, सिंथेसाइज कर सके। और किसको प्रोवाइड कर सके, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। और इन द क्रिस्टी, जो अंदर खाली जगह होती है, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर दैट mitochondria is the first cell organelle after the nucleus which have their own DNA and ribosomes। मतलब हम ये कह सकते हैं कि खुद का डीएनए है, तो ये कंप्लीटली डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियस। कुछ डिसीजन ये खुद भी ले सकता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और खुद के प्रोटीन ये खुद ही क्या करता है, डेवलप कर लेता है।
तो दिस इज अबाउट दी माइटोकॉन्ड्रिया। और क्योंकि ये पूरे तरीके से किस पर डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम है, तो ये सभी डिसीजंस के लिए न्यूक्लियस की कमांड पर डिपेंड नहीं करता है। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हमारा क्या, प्लास्टिड। ध्यान रखना, प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो केवल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज द सेल ऑर्गेनल विच इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, ये केवल किस में होता है, प्लांट्स में होता है। एंड प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज द कलर्ड प्लास्टिड। क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर होता है, तो इट इज कलर्ड प्लास्टिड, मतलब ये ऐसे प्लास्टिड्स हैं जिसमें कलर पिगमेंट होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और इसका काम है प्लांट को कैसी अपीयरेंस प्रोवाइड कराना, ग्रीन अपीयरेंस प्रोवाइड कराना। लेकिन आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट ग्रीन ही हो, कुछ की लीव्स येलो, ऑरेंज, रेड ऐसी भी होती हैं। तो इनमें अलग अलग क्या होते हैं, कलर पिगमेंट होते हैं। जैसे रेड के लिए कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ऑरेंजिश या ब्राउनिश कलर के लिए ज़ैंथोफिल्स होते हैं। तो अलग अलग इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें अलग अलग कलर अपीयरेंस प्रोवाइड कराते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये प्लांट को कैसा अपीयरेंस देता है, ग्रीन अपीयरेंस देता है। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करके प्लांट में फूड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो आपको पता है कि हमारे घरों में खाना किचन के अंदर बनता है, तो ऐसे ही प्लांट में जो फूड बनता है वो कहां पर बनता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इसका मेन फंक्शन है कि ये क्या करता है, ये सेल ऑर्गेनल्स को, मतलब ये सेल के लिए क्या बनाता है, फूड बनाने का काम करता है। ठीक है, वहीं पर जो एक्सेस अमाउंट में फूड होता है, जो बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, उसको ल्यूकोप्लास्ट जो कि एक कलरलेस प्लास्टिड है, तो इट इज द प्राइमरीली स्टोरेज ऑर्गन है। और ये एक्सेस अमाउंट में जो फूड बनता है, उस फूड को क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। फूड किस फॉर्म में बनेगा, फूड बनेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। ठीक, सो दिस इज अबाउट दी क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर है, जो फिर से डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है। और इसमें अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है, उस लिक्विड मटेरियल को कहा जाता है क्या, स्ट्रोमा। क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा। बाकी की इसकी जो स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, तो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड कहते हैं। और कॉइन्स जो हैं, ये आपको पैरेलल, मतलब एक के ऊपर एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, जिसे ग्रेना कहा जाता है। और बीच में आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो कि है लैमेलिन। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं। और इसके पास भी न्यूक्लियस की तरह ही खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, तो ये भी कंप्लीटली न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट are semi-autonomous in nature because they have their own DNA and cytoplasm, ठीक वो and ribosomes। ठीक है, तो this is about the plastid। अब लास्ट हमारे पास आता है क्या, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होती है, वैक्यूल्स के बारे में समझेंगे। वैक्यूल्स आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैले जैसी स्ट्रक्चर है, which is smaller in size in animals and present in many in numbers। नंबर्स में बहुत सारे हैं, लेकिन साइज में छोटे हैं। वहीं पर इट इज लार्जर इन साइज बट वन इन नंबर इन प्लांट्स। तो प्लांट सेल का अगर आप एक बार डायग्राम देखें तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स है वो इतना बड़ा होता है कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ना होने की वजह कॉर्नर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स इतने छोटे हैं कि जो प्लांट्स, मतलब जो सेल न्यूक्लियस होता है वो अपने सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स को एक शेप प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, प्लास्टिड्स को शेप प्रोवाइड कराने के काम उसमें सेल सैप होता है।
सेल का लिक्विड मटेरियल होता है जो इसे रिजिडिटी और टर्जिडिटी मतलब एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, जिससे ये अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। और इसका काम है जो हमारे बॉडी के अंदर सिंपलर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, विटामिन, इन फॉर्म में क्या करता है, इसको स्टोर करता है। तो ये भी फूड का स्टोरेज कर रहा है, लेकिन ये सिंपलर फूड को स्टोर कर रहा है। वहां भी फूड का स्टोरेज हो रहा है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर दोनों कर रहे हैं, कौन, ल्यूकोप्लास्ट, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फूड को स्टोर कर रहा है, और वैक्यूल्स जो है वो सिंपलर फूड को स्टोर कर रहा है। सो हमने यहाँ पर 7 टाइप के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि हर सेल ऑर्गेनल की अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, अपना एक डेफिनेट फंक्शन होता है, और यही रीजन है कि मैंने आपको बताया था जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट का एंड में कंक्लूजन बताऊंगा कि क्यों सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो अब आपने सब चीज पढ़ ली, हर सेल की अलग स्ट्रक्चर है, सेल कंपोनेंट की अलग स्ट्रक्चर है, अलग फंक्शन है, सेल का अलग फंक्शन है। इसीलिए हर सेल की क्योंकि अपनी एक स्ट्रक्चर है, अपना एक फंक्शन होता है, इसीलिए सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना था किसके बारे में, सेल के बारे में। बाकी एक टॉपिक है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन आपको एक शॉर्ट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वो वहां पर आपको क्या करना है, उसके बारे में समझना है कि सेल डिवीजन होता क्या है, जो कि आपको, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। तो वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सेल डिवीजन कैसे सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है और कितने टाइप का सेल डिवीजन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी प्रीवियस जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो वहां से आप प्रीवियस इस चैप्टर के जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।